नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से कम मैटर में अधिकतम आप लोगों को मैटर देने का प्रयास किया हूँ। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रमाण, यानी कि कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करके कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे प्रश्न बने हुए हैं। तो क्या बने हैं? पहला है घनत्व। घनत्व भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि देखने को मिलता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा है दबाव, प्रेशर। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तापमान, टेम्परेचर। सामान्यतः 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि दर्ज की जाती है। ज्वालामुखी उद्गार। सामान्य जानकारी तो इससे मिल जाती है, किंतु निश्चित जानकारी का इससे अभाव रहता है। भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। इससे पृथ्वी के अभ्यंतर यानी आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। यानी इन सभी प्रमाणों में से सबसे ऑथेंटिक कौन सा है? भूकंप विज्ञान से जो हमें जानकारी मिलती है वह ज़्यादा उपयोगी है। पृथ्वी की विभिन्न परतें कौन है? विभिन्न आधारों पर इसको बांटा गया है। तो पहला आधार देखिए क्या है? रासायनिक संगठन के आधार पर। एडवर्ड स्वेस ने, यानी किसने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न भागों में बांटा था? तो एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया है। वो 3 भाग कौन से हैं? देखिए, ये आपका सेंटर का पार्ट है, इसको नीफे पढ़ते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आपका होता है सीमा, और सबसे बाहरी परत जो होती है उसे हम सियाल कहते हैं। तो इस तरह से इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। सियाल, SI का ये रासायनिक सूत्र है किसका? सिलिका का है। तो SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम। यानी कि सियाल जो परत है वह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी हुई है। इन तत्वों की प्राथमिकता इसमें ज़्यादा है। इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। सेकेंड देख लेंगे, सीमा। SI से सिलिका, आपको बताया रासायनिक सूत्र है सिलिका का SI। Ma मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है। यानी कि सीमा की रचना किससे हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से हुई है। इनकी प्रचुरता है इसमें। इसकी रचना बेसाल्ट शैलों से हुई है। यदि चट्टान की बात करता है तो इसमें ग्रेनाइट और इसमें बेसाल्ट सीमा में हो जाएगा। उसका अंतिम जो था नीफे, Ni से निकिल होता है, इसका रासायनिक सूत्र है निकिल का Ni। और Fe लोहा का रासायनिक सूत्र होता है Fe, फेरियम या फेरस भी इसको बोलते हैं लोग। तो इस तरह से इसको आप समझ गए होंगे। दूसरा आधार देखते हैं। भूकंपीय आधार पर 3 मंडल बताए गए हैं। वो 3 मंडल में पहला मंडल है स्थल मंडल, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर यह क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है। अभी मैं आपको क्रस्ट और मेंटल बताया नहीं हूँ, आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे ये याद रखिए कि स्थल मंडल के अंदर 2 चीज़ें सम्मिलित होती है, क्रस्ट पूरा और मेंटल का ऊपरी भाग, यानी ऊपरी मेंटल से मिलकर के यह बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। गहराई कितनी होती है? 100 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। किसकी? स्थल लिथोस्फीयर की, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल है। तो 100 किलोमीटर, ये भी प्रश्न आ चुका है। 100 किलोमीटर गहराई तक यह पाया जाता है। ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता होती है और इसका घनत्व 3.5 है। पायरोस्फीयर, इसको देखिए, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। किस मंडल को मिश्रित मंडल कहा जाता है? तो पायरोस्फीयर को कहा जाता है। गहराई 100 से 2890 किलोमीटर गहराई इसका पूछ चुका है, हो सकता है इसका भी पूछ ले, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। बेसाल्ट से निर्मित है तथा घनत्व इसका 5.6 है। 5 यहाँ से उतार लीजिए, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 5 और 3 दूना का 6, 5.6 इसका डेंसिटी होता है किसका? पायरोस्फीयर का। और तीसरा जो है वो है बैरिस्फीयर। इसमें क्या है? गहराई 2890 किलोमीटर से केंद्र तक इसकी गहराई होती है। लौह तथा निकिल से निर्मित तथा घनत्व इसका 8 से 11 है। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। बहुत संक्षेप में महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं देने का हमेशा प्रयास करता हूं। जो शार्ट नोट्स आप तैयार करना चाहते हैं वह मैं आपके लिए काम करता हूं इसके माध्यम से।
अब एक ट्रिक भी है इसमें, बीपीएल कार्ड बनता है, आप समझ रहे हैं बीपीएल। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ यानी सेंटर से बाहर की तरफ, बी से बैरोस्फीयर, पी से पायरोस्फीयर और एल से लिथोस्फीयर, बीपीएल ये बना हुआ है सेंटर से बाहर की तरफ। और तीसरा जो है अभिनव मत के अनुसार 3 मंडल है, कौन से? भूपर्पटी यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, इस फिगर के माध्यम से आपको इन तीनों को बताने का प्रयास मैं किया हूँ। तो ये सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर दिख रहा है यह है आपका क्रस्ट, उसके बाद से ऊपरी मेंटल और यह निचली मेंटल, यानी कि ये दोनों येलोइश जो दिख रहा है यह आपका मेंटल है। इसको बांटा गया ऊपरी मेंटल में और निचली मेंटल में, अपर मेंटल लोअर मेंटल। उसके बाद से यह बाह्य क्रोड यानी कि आउटर कोर है ये, और यह इनर कोर है, आंतरिक क्रोड है, तो इनर कोर इसको बोलते हैं। अब इसमें देखिए गहराई इनकी जाननी जरूरी है। तो गहराई देखेंगे तो क्रस्ट की गहराई 0 से लेकर के 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। सागरों के नीचे इसकी गहराई कितनी होती है? क्रस्ट की 5 किलोमीटर। और जहाँ पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ देखने को मिलता है कि क्रस्ट का थिकनेस जो है, मोटाई जो है लगभग 70 किलोमीटर तक हो जाता है, जहाँ पे ऊंचे पर्वत जैसे हिमालय पर्वत का ले लीजिए तो ये वैरी करता है। उसके बाद से 200 किलोमीटर यहाँ पे दिखाया, इसका भी कोई मतलब है, उसको अभी यहाँ देख लीजिए। ये जो लाइन है इस लाइन को निम्न गति का मंडल कहा जाता है, जोन ऑफ लो वेलासिटी। यानी जोन ऑफ लो वेलासिटी किस में स्थित है? तो ऊपरी मेंटल में स्थित है। ये कितने गहराई पे पाई जाती है? तो 100 से 200 किलोमीटर के गहराई के बीच में ये मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जब भूकंपीय लहरें आती हैं तो उनकी गति पी तरंग जो स्पेशली है उसकी गति क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है, इसीलिए इसको जोन ऑफ लो वेलासिटी कहा जाता है। और किस मंडल में है मैं बार बार बता रहा हूँ, ऊपरी मेंटल में, इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ 700 दिया हुआ है, 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है। और ये स्थेनोस्फीयर, इसी को स्थेनोस्फीयर कहते हैं, यानी क्रस्ट के नीचे 100 से लेकर के किसी किसी किताब में 700 मिलता है, कहीं 500 मिलता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे। क्रस्ट के नीचे और ऊपरी मेंटल को स्थेनोस्फीयर कहते हैं। जो धरातल पर आप देखते हैं ज्वालामुखी से लावा आकर के फैलता है वह स्थेनोस्फीयर से ही निकल करके आकर के धरातल पर फैलता है। तो स्थेनोस्फीयर ऊपरी मेंटल का हिस्सा है। यहाँ पे देखेंगे आप कि ऊपरी मेंटल से लेकर के निचली मेंटल की सीमा तक यह 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। यानी कि मेंटल की गहराई कहाँ तक पाई जा रही है? 2900 किलोमीटर तक। इसको याद रखेंगे सभी। ये कोई निचली की बात नहीं है, मेंटल है ये, इसको ऊपरी और निचली में बांटा गया है। तो मेंटल गहराई 2900 किलोमीटर है। उसके बाद से आप देखेंगे बाह्य क्रोड कहाँ पर जाता है? 5150 किलोमीटर गहराई तक बाह्य क्रोड है। और उसके बाद आंतरिक क्रोड जो है सेंटर तक है 6371। ये भी वैल्यू आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। 6371 आप याद रखिए। इसी से संबंधित कुछ आएगा, कहीं 78 मिलता है, कहीं पे 68 मिलता है, तो इस तरह की थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। ये बाह्य क्रोड जो होता है वह तरल अवस्था में होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आउटर कोर जो है पृथ्वी का वह तरल अवस्था में होता है, जबकि इनर कोर जो होता है वह ठोस अवस्था में होता है, ठोस होता है। बाकी यह जितना मेंटल देख रहे हैं ये भी ठोस होता है, इसमें कुछ प्लास्टिक अवस्था में भी पाया जाता है। क्रस्ट तो आप ठोस होता है जानते ही हैं आप। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जो क्रस्ट का हिस्सा है ये 2 भागों में बट गया। इसके ऊपर का हिस्सा ऊपरी क्रस्ट और नीचे का हिस्सा निचली क्रस्ट, यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं कोनराड असंबद्धता है। इसको याद रखेंगे। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता है या असातत्य भी इसको बोलते हैं। तो अंग्रेजी याद रखिए डिसकंटिन्यूटी, इससे आपको फायदा होगा। तो कोनराड डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे मोह या मोहर विशिक असंबद्धता या क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, यहीं से क्रस्ट और मेंटल अलग होता है। इसको 3 तरह से पूछ सकता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? तो मोहो डिसकंटिन्यूटी है। मोहरो विशिक भी दे सकता है, मोहो भी दे सकता है, इसलिए दोनों यहाँ पे शब्द मैं इस्तेमाल किया हूँ। या ये पूछ सकता है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? तो यही आंसर होगा मोहर डिसकंटिन्यूटी। या इसको कई तरह से पूछ सकता है, आप समझिए इस चीज़ को। ये क्रस्ट और मेंटल को बांट रहा है, ये ऊपरी है, तो ये दे सकता है कि ऊपरी मेंटल और क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको भी मोह या मोहर विशिक
डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। उसका अगला देखेंगे रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता क्या है? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को यह अलग करती है। यहाँ पर डेंसिटी अचानक से गति बढ़ जाती है भूकंपीय तरंगों की, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी उसी को कह रहा है। उसके बाद से गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता। कई बार बिसार्ट शब्द नहीं इस्तेमाल करता, केवल गुटेनबर्ग जो है डिसकंटिन्यूटी कहाँ स्थित है? तो मेंटल और कोर के बीच में है। जो स्थिति यहाँ पे थी मुंहों के साथ, वही स्थिति यहाँ पे भी है। इसमें निचली मेंटल और कोर के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? तो गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी इसमें है। या निचली मेंटल और बाह्य कोर जो है उसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? तो गुटेनबर्ग बिसार्ट डिसकंटिन्यूटी है। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। फिर अगला है लेहमैन असंबद्धता है। लेहमान भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है। तो यह बाह्य और आंतरिक कोर के बीच में स्थित है, यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। अब इनकी डेंसिटी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.8 से 3 तक दिया हुआ, किसका? क्रस्ट का। अर्थात अपर क्रस्ट का जो डेंसिटी है वो 2.8 और लोअर क्रस्ट का जो है वो होता है 3 तक। तो इस तरह से यहाँ आप देख लीजिए गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता। डेंसिटी से बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। ये 5.5 से अचानक जब कोर आता है आउटर कोर, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? 10 हो जाती है। उसके बाद से आप देखेंगे कि आउटर और इनर कोर में क्या अंतर है? तो 10 से बढ़ करके यह 13.6 हो जाता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं एक पेज पर देने का प्रयास किया हूँ। आप समझ गए होंगे। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा आप आगे पीछे वीडियो करके देख लीजिए, इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए मेंटल के अंतर्गत पृथ्वी के कुल आयतन यानी वॉल्यूम का 83% तथा द्रव्यमान मास यानी भार का 68%। 8 यहाँ पे बाद में आ गया, 3 का दूना कर दीजिए 6 हो गया, 68% है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये पहले ही बताया था, यहाँ पे भी मैं फिर से बता दिया। इसको याद रखिए, प्रश्न पूछता है और बहुत सामान्य प्रश्न है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं, उनको देखते हैं। तो समस्त पृथ्वी का पहले देख लीजिए। लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे पृथ्वी में। सबसे ज़्यादा किस तत्व की प्रधानता है? लोहा का, 35.5% इसका है। उसके बाद दूसरा कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है, यह 30% पाया जाता है। फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम का नंबर आता है। इसको याद करने का एक फार्मूला भी मैं बनाया था। आसी नाम की एक हमारे रिश्तेदार में लड़की है, तो उसी से मैं बनाया था। लो आसी मय मतलब सब कुछ ले लो, ले लो आसी सब कुछ मय, लो आसी मय ये सारा ले लो। इसका मतलब हुआ, भोजपुरी वाले समझ रहे होंगे कि लो आसी मय ले ला। तो इसको समझ जाएंगे, या आप जैसे भी याद करना चाहें इसको याद करिए। इस ट्रिक से बहुत लेना देना नहीं है, मैं अपने लिए बनाया था। मैं आपको बता दिया कि समस्त पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। और क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। इन दोनों में से ही पूछता है 2 तक, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, इन सब नीचे तक उतर सकता है क्वेश्चन। इसमें आगे तक आप बुक्स में देखेंगे तो दिया हुआ है, मैं उतना नहीं दे रहा हूँ, 4 ही दे रहा हूँ। ऑक्सीजन क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सिलिकॉन उसके बाद पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना? 46.8% और सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% और लोहा 5.0% पाया जाता है। इसको भी याद करने का उसी का उल्टा है, आसी ये लो। आसी क्या करो? ये लो। आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्यूमिनियम और लो से लोहा हो गया। इसको याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस टॉपिक से संबंधित, उनको देख लेते हैं। भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? 32 किलोमीटर है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। मेंटल पेरियोटाइड शैलों से निर्मित है। किन शैलों से निर्मित है मेंटल? पेरियोटाइड। इसको याद रखेंगे आप लोग। मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर के ऊपर पृथ्वी की परपटी यानी कि क्रस्ट प्लवन करती है। प्लवन मतलब तैरती है, यानी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्रस्ट क्या है? तैरता रहता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो क्रस्ट है, भूपर्पटी है।
बेसाल्टी सागर परपटी का औसत घनत्व, यानी कि सागर जो है उसका जो क्रस्ट बना हुआ बेसाल्ट से बना हुआ है, उसका औसत घनत्व कितना है, तो यह 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी में 50 किलोमीटर गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं। यह सामान्य है, लेकिन आप देखेंगे हिमालय के नीचे, तो मैं आपको बता रहा था कि क्रस्ट का थिकनेस कितना हो जाता है, 70 किलोमीटर तक, लेकिन अधिकांशतः क्या है, 50 किलोमीटर पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में परिवर्तित आपको मिलते हैं देखने को। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से है। इसको याद कर लेंगे। लास्ट है, पृथ्वी का आंतरिक कोर, इनर कोर सबसे गर्म होता है। सबसे गर्म कौन सा, इनर कोर होता है। अगला वीडियो आपको मैं इसी टॉपिक से यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस सेट 2 में आपको उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो का आप अवश्य से देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।